गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, सांखारी घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में संकलित पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के साथ ही पाठ्यक्रम की मेन स्ट्रीम में शामिल पहले कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 के आधार पर यह पूछा गया है, प्रयोगवाद का उन्नायक यानी उन्नयन करने वाला किसे माना जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क रामविलास शर्मा, ख अज्ञेय, ग मुक्तिबोध और नंबर घ में है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जैसा कि विकल्प ख पर ग्रीन पेन से टिक मारा गया है या टिक लगाया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर ख यानी अज्ञेय सही है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। इस पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं। क 1943 में, ख 1945 में, ग 1946 में और घ 1950 में। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन दिए गए विकल्पों के आधार पर 1943 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, तार सप्तक के सभी कवियों में सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात तार सप्तक के सभी कवियों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्ति कौन सी है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। क में सांस्कृतिक चेतना, ख में परंपरा मोह, ग में यौन वर्जना और घ में दार्शनिकता। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए उनमें से विकल्प नंबर ग यौन वर्जना, यानी यौन वर्जना तार सप्तक के सभी कवियों में सामान्य प्रवृत्ति है जो पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि सन 1943 के बाद की कविता को कौन सा नाम दिया गया है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। क कलावाद, ख हालावाद, घ प्रयोगवाद और घ भोगवाद। तो 1943 के बाद की जो कविता है उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। अब अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया, 1943 के बाद की कविता को प्रयोगवाद जो नाम दिया गया वह किस आधार पर दिया गया। क उपहासवश, ख चिंतन के आधार पर, ग सामूहिकता के आधार पर, घ कोई विशिष्ट आधार नहीं। तो इसका उत्तर है उपहासवश। यानी अभी तक जो लगातार कविता की प्रवृत्ति चली आ रही थी, उस परंपरा को त्याग कर प्रयोगवादी कवियों ने कविता को लक्ष्य कर उसमें जो नए नए प्रयोग किए, उन प्रयोगों का सामान्य रूप से उपहास उड़ाया गया। तो इस आधार पर इसे प्रयोगवाद नाम दिया गया। तो यानी 1943 के बाद की जो कविता थी उसे प्रयोगवाद नाम जिस आधार पर दिया गया वो था उपहासवश। अब प्रश्न संख्या 6, अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कविता की समृद्धि में सहायक हैं। ये इस प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं जो कवियों के नाम पर आधारित हैं। तो इनमें से किसी एक कवि का नाम बताना है
जो प्रयोगवादी कविता की समृद्धि में सहायक है। तो पहला है क सुमित्रा नंदन पंत, ख केदारनाथ अग्रवाल, ग निराला और घ मुक्तिबोध। तो इनमें से मुक्तिबोध वह प्रयोगवादी कवि हैं जिन्होंने प्रयोगवादी कविता की श्रीवृद्धि में या समृद्धि में काव्य के माध्यम से अपना योगदान दिया है या सहायता की है। तो विकल्प घ सही है। अब अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है, नई कविता का उन्मेष कब से माना जाता है? क में 1950 से, ख 1951 से, ग 1952 से, घ 1953 से। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 1950 वह वर्ष है जहाँ से नई कविता का उन्मेष काल माना जाता है। अगले प्रश्न में किस तार सप्तक के प्रकाशन के बाद से प्रयोगवाद को ही नई कविता के नाम से जाना जाने लगा? ख प्रथम तार सप्तक, ग द्वितीय तार सप्तक, ग तृतीय तार सप्तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प जो ख दिया गया है कि द्वितीय, अर्थात द्वितीय तार सप्तक के प्रकाशन के बाद से प्रयोगवाद को ही नई कविता के नाम से जाना जाने लगा या प्रयोगवाद ही नई कविता का पर्याय बन गया। अगला प्रश्न है, नई कविता का नाम अर्धवार्षिक नाम नई कविता नाम का अर्धवार्षिक संकलन किस सन में प्रकाशित हुआ? क 1952 में, ख 1953 में, घ 1954 में या घ 1956 में। तो इसका विकल्प जो तीसरा यानी ग है 1954 में, यानी सन 1954 में नई कविता नाम का अर्धवार्षिक संकलन प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 के अनुसार नई कविता नाम का संकलन किसके संपादन में प्रकाशित हुआ? यानी नई कविता नाम का जो अर्धवार्षिक संकलन था उसके संपादक का आपको नाम बताना है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, क गणेश शंकर, ख जगदीश गुप्त, ग अज्ञेय और घ मुक्तिबोध। तो इनमें से दूसरा जो विकल्प है ख डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता नाम का अर्धवार्षिक संकलन संपादित हुआ था। अगला प्रश्न है, नई कविता और प्रयोगवाद में किसी सर्वमान्य विभाजक रेखा का खींचना संभव नहीं है, यह कथन किसका है? क डॉक्टर जगदीश गुप्त, ख डॉक्टर रामविलास शर्मा, ग डॉक्टर रमाशंकर तिवारी और घ डॉक्टर सत्येंद्र। तो इसका उत्तर है डॉक्टर रमाशंकर तिवारी। यानी डॉक्टर रमाशंकर तिवारी ने नई कविता और प्रयोगवाद में किसी सर्वमान्य विभाजक रेखा को खींचने की संभावना व्यक्त नहीं की थी। अब इसके आगे प्रश्न संख्या 11 तक हो गया, प्रश्न संख्या 12 आता है। प्रश्न संख्या 12 के अनुसार नई कविता की सामान्य विशेषताओं में जो विशेषता नहीं है, इन 4 विकल्पों के आधार पर उसे बताना है। नंबर का लघु मानव की प्रतिष्ठा, नारी के प्रति प्रेम भावना, घ बौद्धिकता की प्रतिष्ठा और घ कल्पनाशीलता। तो यानी कल्पनाशीलता वह विशेषता है जो नई कविता की सामान्य विशेषताओं में नहीं आती है। शेष जो 3 विकल्प हैं वो नई कविता की सामान्य विशेषताओं से युक्त हैं, जबकि घ यानी कल्पनाशीलता यह नई कविता की सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आती है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रयोगवादी कवियों में यायावर वृत्ति का व्यक्ति किसे माना जाता है या किसको माना जाता है? क मुक्तिबोध, ख धूमिल, ग गिरिजा कुमार माथुर और घ अज्ञेय। तो इसमें अज्ञेय को प्रयोगवादी कवियों के अंतर्गत यायावर प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पहला संग्रह भग्नदूत किस सन में प्रकाशित हुआ? सन 1932 में, ख 1933 में, ग 1934 में, घ 1935 में। तो अज्ञेय का जो पहला संग्रह भग्नदूत था या है वह विकल्प ख के अनुसार सन 1933 में प्रकाशित हुआ।
अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 के अनुसार, इनमें से अज्ञेय का उपन्यास कौन सा है? नदी के द्वीप, मंगल वर्षा, विपथगा या जयदोल? तो नदी के द्वीप अज्ञेय का उपन्यास है। हालांकि नदी के द्वीप शीर्षक कविता भी अज्ञेय के नाम से है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि नदी के द्वीप नाम से अज्ञेय की नदी के द्वीप शीर्षक कविता के साथ ही उपन्यास यानी नदी के द्वीप शीर्षक उपन्यास नामक कृति भी है। तो दोनों हैं। तो नदी के द्वीप अज्ञेय का उपन्यास भी है। अगले प्रश्न में आता है कि अज्ञेय को यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ था? क 1978 में, ख 1980 में, ग 1986 में और घ 1990 में। तो विकल्प नंबर का सन 1978 में यानी सन 1978 में अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 के अनुसार, नदी का द्वीप कहता है कि हमारा द्वीप होना कोई शाप नहीं है, यह तो मात्र क अपनी नियति है, ख विधि की विडंबना है, ग प्रकृति का उपहार है और घ हमारी व्यवस्था है। तो कवि के अनुसार नदी के द्वीप का यह कहना कि हमारा द्वीप होना कोई शाप नहीं है, इसमें जो आगे बिंदु जुड़ेगा वह है यह तो मात्र अपनी नियति है। जिस प्रकार प्रकृति में प्राप्त जड़ और चेतन सभी की अपनी नियति है, उसी के आधार पर कवि के अनुसार नदी का द्वीप कहता है कि उसका द्वीप होना कोई शाप नहीं, यह तो उसकी नियति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। नदी के द्वीप का पिता कौन है? क प्रकृति, ख भूखंड, ग प्लावन और घ सूखा। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से ख भूखंड। भूखंड को नदी के द्वीप शीर्षक कविता के आधार पर नदी के द्वीप का पिता स्वीकार किया गया है या माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। अज्ञेय का अकेला द्वीप इनमें से कौन सी विशेषता रखता है? गर्व, स्नेह, उज्ज्वलता या तमस? तो गर्व वह विशेषता है जो अज्ञेय का अकेला द्वीप धारण करता है। अगला प्रश्न है अज्ञेय ने द्वीप को किन किन विशेषताओं से विभूषित किया है? पनडुब्बा, समिधा, आलोक और लास्ट विकल्प में दिया गया घा, जिसमें क और खा को प्राथमिकता दी गई है। तो विकल्प घा के अनुसार का एवं खा यानी पनडुब्बा और समिधा, यह जो विशेषताएं हैं अज्ञेय का द्वीप इनसे विभूषित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। अज्ञेय अपनी प्रिया को कलगी बाजरे की से उपमित क्यों करते हैं? क्योंकि उनका हृदय उथला है, उनका प्यार मैला है, ये उपमान मैले हो गए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर ग, ये उपमान मैले हो गए हैं। यानी अज्ञेय ने अपनी प्रिया को कलगी बाजरे की से उपमित इसलिए किया है क्योंकि अज्ञेय के समय में प्रचलित जो उपमान हैं, जो वो अपनी प्रिया को उपमित करना चाहते हैं, वे सब मैले हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी प्रिया को कलगी बाजरे की से उपमित किया है। अब इस वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, अज्ञेय ने इसका क्या कारण बताया है? यानी अज्ञेय के अनुसार वह कौन सा कारण है जिसमें देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच? स्पष्ट परिलक्षित होता है। क उनको आधुनिक बोध दृष्टिगत नहीं होता इस कारण से, या ख उनमें वह लावण्य नहीं रह गया इस कारण से, लावण्य माने माधुर्य। ग वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता, मुलम्मा यानी पालिश, या इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय के अनुसार देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच में वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है,
कूच कर जाता है। कूच कर जाता है यानी छूट जाता है। यह विकल्प सही है, यानी ग विकल्प सही है। पाषाण अधिक घिसने से मुलम्बा छूट जाता है। तो यह तो हुई आज के इस वीडियो में बीए थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल प्रयोगवाद नई कविता छुटपुट प्रगतिवाद के साथ ही मेन स्ट्रीम में शामिल अज्ञेय पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर अध्ययनपरक चर्चा। अगर इसमें कोई आपको अलग से कुछ जानना है, समझना है, तो आप अपनी समस्या को या प्रश्न को ग्रुप के माध्यम से मैसेज कर अपनी समस्या का निदान या समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।